हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा क्या है? जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यह एक दस्तावेज है जिसके आधार पर स्कूल में शिक्षा कैसी हो उसका कंप्लीट रूपरेखा पाठ्यचर्या या करिकुलम है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा दस्तावेज जिसके आधार पर स्कूल में सभी तरह की गतिविधियां निर्देशित की जाएं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाठ्यचर्या या सिलेबस के बारे में हम क्लियर कर देंगे। पाठ्यचर्या या करिकुलम एक कंप्लीट रूपरेखा है जिसके आधार पर स्कूलों में शिक्षा प्रदान की जाती है, जबकि सिलेबस उसका एक भाग है। वैसे तो इससे पहले कई एनसीएफ आ चुके हैं। सबसे पहला एनसीएफ है 1975 में लाया गया, फिर 1988 में, फिर 2000, उसके बाद 2005 और अभी तक एनसीएफ 2005 को ही फॉलो किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने के बाद सरकार एक नया एनसीएफ बहुत जल्दी ही प्रस्तुत करेगी। तो जो एनसीएफ है एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाता है। 2005 प्रोफेसर यशपाल कमेटी की रिपोर्ट जो 1993 में प्रस्तुत किया गया था, उसी की सिफारिश के आधार पर तैयार किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य लर्निंग विदाउट बर्डन है, यानी कि शिक्षा को बिना बोझ और रटने की परंपरा को खत्म कर समझ पर आधार और एक्टिविटी पर आधारित होनी चाहिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इसी बात पर मुख्य जोर देता है। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 के मुख्य 5 सिद्धांत है। फर्स्ट क्या है? सीखने को स्कूल के बाहर वास्तविक जीवन के उदाहरण से जोड़ना। सेकंड है रटने के तरीके के बजाय सीखने के विभिन्न तरीकों को सुनिश्चित करना। थर्ड है पाठ्य पुस्तकों से परे ज्ञान और अनुभव प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम को बढ़ाना। फोर्थ है परीक्षा देने के लचीलेपन में सुधार करना और उन्हें कक्षा स्कूली जीवन के साथ एकीकृत करना। फिफ्थ है देश के लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर चिंताओं से सूचित एक सर्वोपरि पहचान को बढ़ाना। तो एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की कुछ विशेषताएं हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट है एनसीएफ 2005 में स्कूलीय शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर चर्चा की गई। सेकंड है इसके लिए 21 केंद्र समूह बनाए गए थे। थर्ड है एनसीएफ 2005 का मूल आधार भारतीय संविधान है। धर्मनिरपेक्ष, समतावादी, बहुलतावादी समाज जो सामाजिक न्याय व समानता के प्रमुख मूल्य पर आधारित है। फोर्थ है ज्ञान और सूचना में विभेदन करना। फिफ्थ है शिक्षण रटने के स्थान पर बोध के लिए। सिक्स्थ है बालक को संसार के ज्ञान के लिए क्रिया का प्रमुख साधन है। छात्रों को सब अध्ययन का अवसर मिले, प्राकृतिक संसार तथा सामाजिक वातावरण की खोज कर सके। सेवेंथ है छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सके। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या समता समावेशी शिक्षा के लिए। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या का बोझ कम किया जाए। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा को अन्य स्कूली विषयों के साथ एकीकृत किया जाए। नेक्स्ट है एक मानवीय छात्र मित्रवत मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जाए। नेक्स्ट है ग्रेडिंग पर बल दिया जाए। अब बात करते हैं पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल, चरण और मूल्यांकन। फर्स्ट है भाषा। भाषा शिक्षण को बहुभाषी कक्षा के एक साधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों को विभिन्न भाषाएं प्रदान करनी चाहिए।
यदि कोई स्कूल उच्च स्तर पर बच्चों की घरेलू भाषा में शिक्षा नहीं देता तो प्राथमिक विद्यालयों को ऐसा करना चाहिए। हमें बच्चों की घरेलू भाषा का सम्मान करना चाहिए। एक बहुभाषी राष्ट्र में 3 भाषा सूत्र को बहुभाषी संचार को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट है आकलन मूल्यांकन। एक अच्छे मूल्यांकन और परीक्षा प्रणाली सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन सकती है और विश्वसनीय प्रतिक्रिया देकर स्वयं शिक्षार्थी और शैक्षिक प्रणाली दोनों को लाभान्वित कर सकती है। नेक्स्ट है साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान बच्चों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें वे तथ्य कल्पना के बीच में अंतर कर सकते हैं। शिक्षा शास्त्र को इस तरह के तैयार किया जाना चाहिए कि इसमें गतिविधियां अवलोकन प्रयोग शामिल हो। सूचना आधारित शिक्षा के बजाय शिक्षकों को विज्ञान के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहिए और वह इसे अपना आसपास की दुनिया से भी जोड़ सकता है। नेक्स्ट है शांति के लिए शिक्षा। इसमें दुनिया लगातार हिंसा अराजकता और विवाद के बीच है, तो अप्रिय वास्तविकताओं के बावजूद स्कूल की जिम्मेदारी मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करना है। कला शिक्षा को कभी भी कोई महत्व नहीं दिया गया है और अक्सर यह या तो उपयोगी शौक या अवकाश गतिविधियों तक ही सीमित है। इनका उपयोग केवल शैक्षिक कार्यक्रम के दौरान स्कूल की भव्य को प्रदर्शित करने के लिए उपकरण के रूप में किया जाता है। अब कला को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि बच्चों के अंदर की कलात्मक क्षमताओं को निखारने की दिशा में काम करना चाहिए। तो इसकी अब कुछ मेरिट्स हैं, कुछ खूबियां हैं। एनसीएफ 2005 की फ्रेमवर्क का दृष्टिकोण और सिफारिशें ग्रामीण स्कूलों पर विशेष ध्यान देने के साथ संपूर्ण शिक्षा प्रणाली पर लागू होती है। यह तेजी से बदलते परिवेश को स्वीकार करता है और पाठ्यक्रम में आवश्यक बदलावों को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर देता है। यह रूपरेखा शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में एक उपकरण और प्रवर्तक के रूप में प्रौद्योगिकी के महत्व को पहचानती है। यह स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम नवीनीकरण के लिए शिक्षा पर जोरदार जिम्मेदारी डालता है। नेक्स्ट है दस्तावेज बिना बोझ के सीखने की वकालत करता है, जिसका लक्ष्य सीखने का अधिक आनंददायक अनुभव बनाना है। अब इसके कुछ डिमेरिट्स हैं। फर्स्ट है घोषणा का अभाव। रूपरेखा की पर्याप्त घोषणा नहीं की गई, जिसके कारण कार्यान्वयन अधूरा रहा। बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं। सुझाए गए पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होगी। अधूरा संदर्भ। यह ढांचा उस शैक्षणिक सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ को पर्याप्त। नेक्स्ट है रचनावाद का वास्तविक प्रक्षेपण। एनसीएफ 2005 रचनावाद को भी विषय और सभी उम्र के बच्चों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा शास्त्र के रूप में प्रस्तुत करता है, जो वास्तविक है। तो इसको पढ़ने के बाद हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है, हमारा कंक्लूजन क्या है? यशपाल की कमेटी पर आधारित एक दस्तावेज है जो एजुकेशन सिस्टम को रटने की मेथड से हटाकर रियल लाइफ से जोड़ने, उसे इंटरेस्टिंग बनाने, बच्चों को बोझ को कम करने, शिक्षण की व्यवस्था को बेहतर बनाने, बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने, टेक्स्ट बुक से ध्यान हटाकर उन्हें बाहरी जिंदगी और रियल लाइफ से जोड़ने, एग्जाम के बोझ कम करने और उसे लचीला बनाने, बच्चों का सर्वांगीण विकास और उसे एक बेहतर नागरिक बनाने आदि पर जोर देते हैं। एनसीएफ को एक दस्तावेज के रूप में 22 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। इससे पूरे देश में
एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव की उम्मीद की गई। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।